वेलकम डियर रॉकर्स, कैसे हैं आप सभी। तो आज हम लेकर आ चुके हैं एक सुपर जर्मन ड्रामा मूवी जो कि 2006 में रिलीज हुई थी, जिसका नाम है द लाइव्स ऑफ अदर्स। और दोस्तों, पता है आपको 2007 में इसको बेस्ट फॉरेन लैंग्वेज मूवी कैटेगरी का ऑस्कर अवार्ड मिला था। और इस मूवी को उस साल और भी कई सारे इंटरनेशनल और नेशनल अवार्ड से सम्मानित किया गया था। IMDb में इसकी रेटिंग 8.4 की है। अब वैसे इस मूवी को एक्सप्लेन करने से पहले मैं इसके बारे में आपको थोड़ा इतिहास बताना जरूरी समझता हूँ, तो आइए उस बारे में थोड़ी बातचीत कर लेते हैं। वैसे देखो, जर्मनी के बारे में सोचते हुए ज्यादातर लोगों के दिमाग में बस एक नाम याद आता होगा, हिटलर का। वर्ल्ड वॉर 2 के पहले और उसके दौरान हिटलर का नाम लेते दोस्तों लोग कांपते थे। दुनिया के पावरफुल देश दो गुटों में बंटे हुए थे। एक गुट था एलाइड फोर्सेस का, यानी यूके, यूएस, सोवियत यूनियन, चाइना और फ्रांस। दूसरा गठ एक्सिस के नाम से जाना जाता था, जिसके तहत थे नाजी जर्मनी, एम्पायर ऑफ जापान और किंगडम ऑफ इटली। तो मई 1945 में नाजी जर्मनी ने खुद को सरेंडर कर दिया एलाइड फोर्सेस के हाथों, जिसके बाद यूरोप में वर्ल्ड वॉर 2 का अंत हो गया। एलाइड फोर्सेस ने जर्मनी पर अपना कब्जा जमा लिया और उस देश को दो हिस्सों में बांटा, ईस्ट जर्मनी और वेस्ट जर्मनी। ईस्ट जर्मनी पर सोवियत यूनियन ने अपना प्रशासन शुरू कर दिया था, तो वेस्ट जर्मनी में यूएस और यूके जैसे देशों ने, जहां पे कम्युनिस्ट पार्टी की हुकूमत थी, उसने अपने कम्युनिस्ट सिद्धांतों के हिसाब से ईस्ट जर्मनी पर राज करना शुरू किया और वो आम नागरिकों तक पे कड़ी नजर रखने लग गए। खासकर लेखक, स्टेज प्ले डायरेक्टर्स, स्क्रिप्ट राइटर्स, एक्टर्स, इन सब पे बहुत ही नजदीकी से नजर रखे हुए थे। अब जाहिर है दोस्तों, लोगों ने उनके इन तरीकों का विरोध किया, लेकिन जिनके हाथ में हुकूमत है उन्हीं की चलनी थी। ईस्ट जर्मनी का एक सीक्रेट पुलिस यूनिट था जिसका नाम था स्टाजी, और इस यूनिट में लगभग 1 लाख ऑफिशियल सीक्रेट एजेंट्स नियुक्त किए गए थे और 2 लाख के करीब इन्फॉर्मर्स थे। और इस सिस्टम के चलते लोगों की आजादी तो छीन ही गई थी। ना उन्हें इस प्रशासन के खिलाफ बोलने की आजादी थी, ना उसके खिलाफ कुछ लिखने की। ऊपर से लोगों का जीना मुश्किल हो गया था। इस वजह से लाखों लोग ईस्ट जर्मनी को छोड़कर वेस्ट जर्मनी जाने लगे, जहां यूएस, यूके और फ्रांस का प्रशासन था और जहां कुछ हद तक लोगों को थोड़ा आजादी थी दोस्तों, कंपेरेटिवली। आखिर वो डेमोक्रेसीज जो थे। पर वेस्ट जर्मनी के लोगों का बॉर्डर क्रॉस करके ईस्ट जर्मनी में जाना, ये बात सोवियत यूनियन को खटकने लगी। इसीलिए ईस्ट जर्मनी और वेस्ट जर्मनी के बीच के बॉर्डर्स पे और भी सख्त पहरे लगने लगे। बॉर्डर पर कटीले फेंस लगा दिए गए। 1961 में तो बर्लिन का बंटवारा करने के लिए बॉर्डर पे दीवार तक बना दी गई थी, ताकि कोई ईस्ट जर्मनी से वेस्ट जर्मनी ना जा पाए। इसके बावजूद अगर ईस्ट जर्मनी से कोई बॉर्डर क्रॉस करने की कोशिश भी करता तो उन्हें तुरंत अरेस्ट कर लिया जाता था, टॉर्चर किया जाता था या फिर कड़ी से कड़ी सजा दी जाती थी। ये हालात तकरीबन 1990 यानी कि 1989 तक बरकरार रहे दोस्तों। और इसी दौरान शुरू होती है हमारी इस मूवी की कहानी। ये साल है 1984। जर्मनी के एक जेल को दिखाते हैं, जहां एक ऑफिसर एक यंग आदमी को अरेस्ट करके लेके जा रहा होता है। वो उसे जर्मन सीक्रेट पुलिस यूनिट, जिसे स्टाजी कहा जाता था, उसी यूनिट के सीनियर ऑफिसर के पास लेके जाता है, जिसका नाम है वेजलर। वेजलर अपने काम में बहुत ही काबिल है दोस्तों, इतना काबिल कि खतरनाक से खतरनाक क्रिमिनल का मुंह खुलवाना उसको बहुत ही अच्छे से आता है। फिलहाल इस यंग आदमी को इसीलिए अरेस्ट किया गया है क्योंकि इन्हें यह शक है कि इसने अपने एक दोस्त को बॉर्डर क्रॉस करके वेस्ट जर्मनी जाने में मदद की थी। वेजलर के बारे में कहें तो बहुत ही सख्त इंसान है वो। मतलब एक बार उसे विश्वास हो गया ना कि किसी ने जुर्म किया है, तो बस वो कुछ भी करके उस जुर्म को कबूल करवा ही लेगा दोस्तों, इतना खतरनाक है। और हाँ, वो इस आदमी के साथ भी वही सब करता है, उसे रात भर सोने नहीं देता और पूरी रात अपनी पूछताछ जारी रखता है। दूसरी ओर स्टाजी की एक नई टीम को वो ट्रेन कर रहा होता है और उन्हें इस इंटेरोगेशन की वीडियो दिखाने लग जाता है। तो उनमें से एक लड़का पूछता है कि सर, हम आम लोगों को इतना टॉर्चर क्यों करें? क्या स्टाजी ज्वाइन कर लेने से हमारे अंदर दया नाम की चीज मिट जाएगी? हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। तो इस पर विजलर कुछ कहता तो नहीं, लेकिन उस लड़के को इस ट्रेनिंग से रिजेक्ट कर देता है दोस्तों, कि ऐसा रहमदिल इंसान स्टाजी में काम करने के लायक ही नहीं है। विजलर के हिसाब से जो भी प्रशासन के खिलाफ कुछ करे वो समाज का और देश का दुश्मन है, ऐसी सोच है उसकी। मतलब उसको यहाँ पे रहने का कोई हक नहीं है विजलर के अकॉर्डिंग। पर एक और विजलर सख्त है तो दूसरी ओर वो ड्यूटी का पक्का भी है और किसी की चापलूसी करना पसंद नहीं करता। और शायद इसी वजह से उसे पिछले 20 सालों से प्रमोशन नहीं मिला दोस्तों। जबकि उसका दोस्त एंटोन, जिसने उसी के साथ अपनी ट्रेनिंग पूरी की थी, वो अब विजलर का सीनियर ऑफिसर बन चुका है। खैर, अगले सीन में विजलर और एंटोन एक स्टेज ड्रामा देखने जाते हैं। वहां उस नाटक के प्लेराइट यानी नाटककार, जिसका नाम है ड्रेमैन, उसको देखकर एंटोन कहता है कि मुझे इस पे शक हो रहा है कि ये जरूर प्रशासन के खिलाफ कुछ कर रहा है। लेकिन यहाँ विजलर को उसकी बातों पे विश्वास नहीं होता, क्योंकि इनके पास कोई सबूत नहीं है ना, जिससे कि ये कहा जा सके कि ये प्रशासन का विरोधी है। अब इस नाटक को देखने के लिए मिनिस्टर ऑफ कल्चर, जिसका नाम है ब्रूनो, वो भी आया होता है। तब एंटोन ब्रूनो से बात करने जाता है और यहाँ पर पता चलता है कि इन्हें ड्रेमैन के खिलाफ कोई इन्फॉर्मेशन नहीं मिली है। लेकिन फिर भी किसी वजह से इस मिनिस्टर ब्रूनो ने ड्रेमैन पे नजर रखने को कह दिया है कि उसकी जरा अच्छे से जांच पड़ताल करो। तो अब स्टेज पर एक परफॉर्मेंस चल रहा है दोस्तों, और उसमें मेन किरदार निभा रही है ड्रेमैन की गर्लफ्रेंड या लिव इन पार्टनर क्रिस्टा। एंटोनो विजलर से कहता है कि मिनिस्टर ब्रूनो ने खास तौर पर क्रिस्टा
और ड्रेमैन के चाल चलन पे कड़ी नजर रखने को कहा है। अगर हमने ऐसा नहीं किया और ये लोग देशद्रोही निकले तो स्टाजी का नाम खराब हो जाएगा और हम दोनों की नौकरी तो क्या जान भी जा सकती है। इसलिए तुम्हें 24 घंटे इनकी बातें सुननी है। तो परफॉर्मेंस के बाद दोस्तों एक छोटी सी पार्टी होती है। इसमें ड्रेमैन और क्रिस्टा अपना मस्त डांस कर रहे होते हैं और तब ब्रूनो स्टेज पे जाकर ड्रेमैन की खूब तारीफ करता है और साथ ही क्रिस्टा की कुछ ज्यादा ही तारीफ कर देता है। मतलब वो जिस तरह क्रिस्टा को देखता है ना, उससे साफ पता चलता है कि क्रिस्टा पर उसकी बुरी नजर पड़ चुकी है। वो कहता है कि क्रिस्टा जितनी सुंदर है उतनी ही सुंदर उसका परफॉर्मेंस भी है। फिर वो नीचे आकर ड्रेमैन और क्रिस्टा के पास आ जाता है और बातों ही बातों में क्रिस्टा को टच करने लग जाता है। क्रिस्टा तुरंत उसका गलत इरादा समझ जाती है, लेकिन क्योंकि वो मिनिस्टर है तो क्रिस्टा उसको डांट नहीं पाती और कोई बहाना करके दोनों निकल जाते हैं वहां से। अब यहाँ पर एक चीज तो जाहिर है दोस्तों कि ब्रूनो को ड्रेमैन पे कोई शक नहीं है, लेकिन वो क्रिस्टा की खूबसूरती देखकर उसे पाने के लिए ही जासूसी करवा रहा है। ये है उसकी चाल। लेकिन क्योंकि विजलर ये सारी चीजें नहीं जानता और ड्यूटी का पक्का है तो वो तो अपना काम कर देता है ना, क्योंकि उसको तो ये बोला गया है कि ड्रेमैन और क्रिस्टा देशद्रोही हो सकते हैं, जबकि ब्रूनो तो क्रिस्टा को पाने के लिए चाल चल रहा है। बहुत हरामी है यार। और अब यहाँ विजलर 24 घंटे ड्रेमैन के घर पे नजर रखना शुरू कर देता है कि ये दोनों कब घर में रहते हैं, कब कहाँ जाते हैं वगैरह वगैरह। तो एक दिन जब ड्रेमैन और क्रिस्टा किसी काम से बाहर चले जाते हैं तो मौका पाकर विजलर अपने आदमियों के साथ उसके घर में घुसता है और घर की मेन जगहों पर माइक सेट कर देता है, जैसे कि टेबल के नीचे, सीलिंग पर, यहाँ तक कि लाइट स्विच के पीछे भी माइक फिक्स करवा देता है ताकि इस घर में जो भी बातें हो वो सुन सके। अब विजलर का मिशन यह है कि अगर ड्रेमैन प्रशासन के खिलाफ कुछ बोलता है या फिर क्रिस्टा और ड्रेमैन के बीच इस सिलसिले में कुछ बातें होती हैं या फिर वो सरकार के खिलाफ कुछ लिखता है या पब्लिश करने की कोशिश करता है तो विजलर उन्हें लाइव सुनकर अपनी रिपोर्ट में टाइप करके एंटोन को देगा। पर विजलर नहीं जानता कि ब्रूनो ये सारा काम बस उस क्रिस्टा को पाने के लिए कर रहा है। और अब इस रिकॉर्डिंग का ये भी फायदा है कि आगे फ्यूचर में ड्रेमैन और क्रिस्टा ने कुछ भी किया इनके खिलाफ तो ये लोग नॉर्मल बातचीत को जो भी उनके बीच हुई थी उसे भी देशद्रोह का नाम देकर दोनों को अरेस्ट करवा देगा। ये इनकी चाल। तो इन बातों से बेखबर विजलर तो अपना काम करता है, क्योंकि विजलर को नहीं पता ना, मैंने आपको बताया ना, विजलर तो बस इतना जानता है कि ये दोनों देशद्रोही हो सकते हैं तो इन पे मैं नजर रख रहा हूँ, उसका काम इतना है। लेकिन मेन चाल तो ब्रूनो चल रहा है। सारी रिकॉर्डिंग्स अपने पास मंगा लेगा बाद में वो। यहाँ ड्रेमैन के अपार्टमेंट बिल्डिंग के ऊपर एक अटारी है दोस्तों और विजलर वहीं पे अपना पूरा सर्विलेंस सेट कर देता है। यहीं से अब विजलर 24 घंटे ड्रेमैन के घर में जो भी चीजें होती हैं, जो भी बातें होती हैं उनको सुनेगा और उन बातों को वो टाइप करके एंटोन को रिपोर्ट देगा। और यहाँ पे होता है बहुत देर के बाद क्या करें, मूवी का टाइटल द लाइव्स ऑफ अदर्स और फिर आगे बढ़ती मूवी। कुछ दिन बीत जाते हैं दोस्तों और विजलर लगातार ड्रेमैन और क्रिस्टा की बातें सुनने लग जाता है, लेकिन उसको एहसास होता है कि ड्रेमैन पर देशद्रोह का इल्जाम लगाने लायक कोई बात हो ही नहीं रही। मतलब वो कोई ऐसी बातें कर ही नहीं रहे जिससे कि ये साबित हो जाए कि वो देशद्रोही हैं, बल्कि दोनों के बीच तो नॉर्मल कपल वाली बातें होती हैं। और तो और बहुत ही जल्द विजलर समझ जाता है कि ये दोनों बहुत ही लविंग कपल हैं और इनके बीच एक परफेक्ट अंडरस्टैंडिंग भी है। तो धीरे धीरे क्या होता है, विजलर को उन दोनों से हमदर्दी होने शुरू हो जाती है, क्योंकि वो बेचारे कोई गलत काम नहीं कर रहे थे ना, इसीलिए सरकार के खिलाफ कुछ नहीं कर रहे थे। पर एक दिन उनकी बातों से विजलर को ये पता चलता है कि स्टेज ड्रामा की दुनिया में खुद को साबित करने की कोशिश में क्रिस्टा को बहुत स्ट्रेस है और उस स्ट्रेस से राहत पाने के लिए वो एक तरह का नशीला पदार्थ इस्तेमाल कर रही है। और इस बात को विजलर रिपोर्ट में टाइप करके एंटोन को दे देता है, जिसकी वजह से क्या होना था, क्रिस्टा को स्टाजी टीम पकड़ ले जाती है। वहां उसे धमकाया जाता है कि नशीले पदार्थ का सेवन भी एक तरह से देशद्रोह है। तुम एक एक्टर हो और अगर लोगों को पता चल गया कि तुम नशीले पदार्थ लेती हो तो तुम्हारा करियर पूरी तरह से खत्म हो जाएगा। और तो और ड्रेमैन ने तुम्हारी आदत जानकर भी इस बारे में सरकार को नहीं बताया, इसीलिए हम उसको भी अरेस्ट कर लेंगे। लेकिन अगर तुम चाहती हो कि तुम दोनों के साथ ऐसा कुछ ना हो तो मिनिस्टर ब्रूनो जो कहे वही करना और उसकी ख्वाहिशें पूरी कर देना। देखा दोस्तों, इस तरह डरा धमकाकर स्टाजी की टीम ने क्रिस्टा को छोड़ दिया है। एक दिन क्रिस्टा अपना रिहर्सल पूरा करके घर जा रही होती है तो ब्रूनो की कार उसका पीछा करती है और एक पॉइंट पर वो कार क्रिस्टा के पास आकर रुक जाती है और ब्रूनो कहता है कार में चढ़ो। तो क्रिस्टा के पास और कोई रास्ता नहीं होता, क्योंकि वो अपना करियर और ड्रेमैन की जिंदगी बचाना चाह रही थी, इसीलिए वो अंदर जाती है, चढ़ जाती है। और यहाँ पे ब्रूनो अपनी पदवी की ताकत की वजह से क्रिस्टा को अब्यूज करता है। बेचारी क्रिस्टा उसके खिलाफ कुछ कर नहीं पाती। फिर ब्रूनो अपनी ही कार में क्रिस्टा को उसके घर ड्रॉप कर देता है और विजलर, जो कि ड्रेमैन के अपार्टमेंट के ठीक ऊपर की अटारी में बैठा हुआ है, वो देख लेता है कि ब्रूनो खुद क्रिस्टा को ड्रॉप करके जा रहा है। और अब उसकी समझ में आता है कि ब्रूनो ने इसीलिए ड्रेमैन पे नजर रखने के लिए कहा ताकि वो क्रिस्टा को इस तरह से फायदा उठा पाए। ये जानकर विजलर को बड़ा गुस्सा आता है कि मेरा भी गलत तरीके से यूज किया गया है, इस घटिया काम के लिए बताओ मुझे नजर रखने के लिए कह दिया। और गुस्से में वो सर्विलेंस इक्विपमेंट का वायर डिस्कनेक्ट कर देता है। विजलर भी देख लेता है कि क्रिस्टा को ब्रूनो ड्रॉप करके जा रहा है
वैसे विजलर को दोस्तों ड्रेमैन और क्रिस्टा के लिए बुरा भी लगता है कि बेचारों के साथ अच्छा नहीं हुआ। क्रिस्टा घर आकर ड्रेमैन को कुछ नहीं बताती, बल्कि जल्दी से अपने कपड़े उतारकर नहाने चले जाती है। ब्रूनो ने उसके साथ जो किया उसके बाद उसे बहुत ही गंदा फील हो रहा होता है। नहाने के बाद वो बेड पे एकदम सिकुड़ कर लेट जाती है। वो अपना दर्द ड्रेमैन के साथ शेयर नहीं कर पाती, पर ड्रेमैन बात को लगभग समझ जाता है कि ब्रूनो ने क्रिस्टा के साथ कुछ तो किया है। बेचारा टूट जाता है और अपना दुख भुलाने के लिए कुछ देर पियानो बजाता है। फिर आकर क्रिस्टा से कोई सवाल नहीं करता, क्योंकि वो जानता है यार ऐसी हालत में क्या फील हो रहा होगा उसे। इसीलिए उससे सवाल पूछने के बजाय उससे लिपट कर लेट जाता है। दोनों ही अंदर से टूट चुके होते हैं। कुछ हफ्ते बीत जाते हैं और अब ड्रेमैन कुछ लिखना शुरू करता है। लगता तो है कि इनकी लाइफ नॉर्मल हो गई, लेकिन नहीं दोस्तों। ड्रेमैन को क्रिस्टा की चिंता खाई जाती है और उनकी बातों से विजलर, जो कि उनकी बातें सुन रहा है, उसे पता चलता है कि जिस दिन क्रिस्टा के साथ ब्रूनो ने बुरा किया और उसे घर ड्रॉप किया, तब से ड्रेमैन जब भी क्रिस्टा के पास आता उसे टच करता। बेचारी डरकर चिल्ला देती कि मुझे मत छुओ। और ये सारी चीजें सुनकर विजलर की आंखों में आंसू आ जाते हैं। उसे इस कपल पे बड़ा तरस आता है यार। उसे खुद से और अपने इस काम से नफरत होने लग जाती है। वो सोच में पड़ जाता है कि ये मैं कर क्या रहा हूँ। क्या ये काम करके मैं अपने देश की भलाई कर रहा हूँ? नहीं, ये तो आम लोगों की जिंदगी में जासूसी करके उनकी जिंदगी बर्बाद करना हुआ। कुछ और दिन बीत जाते हैं। एक दिन क्रिस्टा ड्रेमैन से कहती है कि मैं अपनी एक दोस्त से मिलने जा रही हूँ, पर ड्रेमैन समझ जाता है कि जरूर इस बार भी ब्रूनो ने क्रिस्टा को फिर मिलने के लिए बुलाया होगा और पक्का क्रिस्टा को करियर खराब करने की धमकी दी होगी। तो ड्रेमैन कहता है कि मैं जानता हूँ तुम्हारे साथ क्या हो रहा है, किसी को अपना फायदा उठाने मत दो, जो होगा दोनों मिलकर देख लेंगे। ये मत सोचो कि तुम्हें जो करने पे मजबूर किया जा रहा है, सिर्फ वही सब करके तुम एक फेमस एक्टर बन पाओगी। देखो तुम बहुत ही टैलेंटेड हो, ये सब ना करके भी तुम अपने करियर में जरूर आगे बढ़ोगी। प्लीज मत जाओ। पर क्रिस्टा कहती है कि अगर मैं नहीं गई तो कुछ भी फेस करने के लिए शायद हम बचेंगे ही नहीं। इनके बीच होती ये बातचीत विजलर को हिला के रख देती है। ड्रेमैन जो कह रहा है वो बात कहते कहते उसके दिल पे क्या गुजर रही होगी और क्रिस्टा पर क्या बीत रही होगी, ये सारी चीजें विजलर समझ जाता है। वो इमोशनल हो जाता है दोस्तों। लेकिन तभी उसका एक दोस्त जो अगली शिफ्ट में इनकी बातें सुनेगा वो आ जाता है और कहता है ठीक है विजलर, तुम जाकर आराम करो, आगे का मैं सुन लूंगा। तो विजलर बहुत ही अपसेट होता है और पास के कैफे में जाकर बैठ जाता है और सोच में पड़ जाता है कि क्रिस्टा ब्रूनो की धमकी से डरकर वापस उसके पास जाएगी या नहीं। लेकिन तभी इत्तेफाक से क्रिस्टा उसी कैफे में आती है। बहुत डिप्रेस लगती है यार वो, क्योंकि वो फैसला नहीं कर पा रही है कि जाऊं कि ना जाऊं, क्या कदम उठाऊं। विजलर खुद जाकर उसको एक फैन की तरह बात करता है और कहता है कि अरे मैंने आपके सारे नाटक देखे, कमाल की परफॉर्मर हैं आप जैसी अच्छी एक्टर शायद ही कोई होगी। आप इतनी टैलेंटेड हैं कि आपको किसी की मोहताज रहने की जरूरत नहीं है। आप खुद अपनी एक्टिंग के बल पर टॉप एक्टर बन जाओगी, सच कह रहा हूँ। इस तरह वो क्रिस्टा को बहुत ही प्रोत्साहित करता है। ऐसा करके वो क्रिस्टा को ब्रूनो के पास जाने से रोकने की कोशिश कर रहा है दोस्तों। मतलब वो क्रिस्टा और ड्रेमैन की मदद करना चाह रहा है एक तरफ से। क्रिस्टा उसकी बातें सुनती तो है लेकिन बिना कुछ कहे चली जाती है। लेकिन विजलर तो अभी भी घबराया हुआ है दोस्तों कि क्रिस्टा पर मेरी बातों का असर हुआ कि ना हुआ। कहीं वो फिर से ब्रूनो के पास चली गई तो दिक्कत हो जाएगी। तो वो उदास होकर वापस अटारी में आ जाता है, जहाँ उसके दोस्त ने ड्रेमैन के घर की बातें सुनकर पेपर पर टाइप करके रखा हुआ था। तो विजलर उन कागजों को फाड़ देता है और तब जाकर उसको चैन आता है दोस्तों, क्योंकि असल में कैफे से निकलने के बाद क्रिस्टा ब्रूनो के पास नहीं गई थी और वापस घर आ गई थी ड्रेमैन के पास। उसने ड्रेमैन से कहा कि तुम ठीक कहते हो, मैं अपने खुद के बल पर एक अच्छी एक्टर बन सकती हूँ और जो भी हो हम दोनों मिलकर फेस करेंगे। यहाँ ड्रेमैन को भी तसल्ली हो जाती है दोस्तों और इसके बाद दोनों के बीच कुछ प्यार भरी बातें होती हैं और दोनों पहले से ज्यादा क्लोज हो जाते हैं। ये जानकर विजलर को खुशी होती है कि उसकी बातों का क्रिस्टा पर कुछ तो असर पड़ा और क्रिस्टा दोबारा ब्रूनो का शिकार होने से बच गई। अब अगले सीन में दिखाते हैं कि ड्रेमैन का बेस्ट फ्रेंड अल्बर्ट, जो कि एक प्ले डायरेक्टर था और उसे प्रशासन ने ब्लैकलिस्ट कर दिया था, जिसकी वजह से उसे कहीं भी काम नहीं मिल रहा था, उसने अपनी जान ले ली थी यार। ड्रेमैन बहुत उदास हो जाता है और उसके फ्यूनरल पे जाता भी है। वहाँ उसके दो दोस्त आए होते हैं। तो ड्रेमैन उन्हें बताता है कि न जाने अल्बर्ट ने अचानक खुदकुशी क्यों कर ली और जहाँ तक मुझे पता है वो प्रशासन के खिलाफ लिखता था। ताजी ने लोगों पे जो अत्याचार किए हैं, उनकी निजी जिंदगी में जो दखलंदाजी की है, उसके बारे में लिखता था और मुझे तो पूरा यकीन हो गया है कि उसके लेख और उसकी खुदकुशी में जरूर कोई कनेक्शन है। ऐसे अन्याय को हम कब तक सहते रहेंगे? हमें भी इस बारे में लिखना शुरू कर देना चाहिए, लेकिन किसी को पता नहीं चलना चाहिए कि ये किसने लिखा है, वरना हम सभी भी स्टाजी का शिकार बन जाएंगे। और फिर ये तीनों दोस्त ड्रेमैन के घर जाकर डिस्कस करने लग जाते हैं। अब इनकी बातें सुनते हुए पहली बार विजलर को थोड़ा क्लू मिलता है कि ये लोग प्रशासन के खिलाफ कुछ करने वाले हैं और स्टाजी के बुरे कामों का पर्दाफाश करने के लिए ड्रेमैन एक आर्टिकल टाइप करने का फैसला करता है। लेकिन उस वक्त ईस्ट जर्मनी में इतनी पाबंदियां थी कि यहाँ के हर टाइपराइटर का हिसाब सरकार के पास रहता था। अगर किसी के पास टाइपराइटर होता तो वो किस मॉडल का टाइपराइटर है, उस पर टाइप किए हुए अक्षर कैसे दिखते थे, इन सभी का रिकॉर्ड था स्टाजी के पास। इसीलिए ईस्ट जर्मनी के किसी भी टाइपराइटर का ये लोग इस्तेमाल नहीं कर सकते थे, वरना सरकार को पता चल जाता कि ये किसने किया है और किसके टाइपराइटर से किया गया है। इसीलिए ड्रेमैन का एक दोस्त, जो कि वेस्ट जर्मनी का एक न्यूज एडिटर था, वो एक अलग ही टाइप का टाइपराइटर
टाइपराइटर स्मगल करवाकर ईस्ट जर्मनी में भेज देता है और उस पर ड्रेमेन अपना आर्टिकल टाइप करने लग जाता है। वो काफी रिसर्च भी करता है और उससे पता चलता है कि 1977 से लेकर 1984 तक सरकार ने ईस्ट जर्मनी के सुसाइड रेट्स पब्लिश ही नहीं किए थे और उसे शक है कि ज्यादातर खुदकुशियां नहीं हुई बल्कि प्रशासन और स्टासी द्वारा करवाई गई। जो प्रशासन के खिलाफ आवाज उठाता है शायद उनके साथ ही यही होता है, खुदकुशी करवा देते हैं उन लोगों की ये लोग। अब विजलर भी ये सारी चीजें जान चुका था, लेकिन वो ड्रेमेन का साथ देता है दोस्तों एक तरफ से, क्योंकि उसको लगता है कि ड्रेमेन जो कर रहा है सही है वो, इसीलिए वो उसकी बातें सुन तो लेता है लेकिन अपनी रिपोर्ट में उस बारे में कुछ लिखता नहीं। सिर्फ इतना ही लिखता है कि ड्रेमेन के घर में सब नॉर्मल है, वो प्रशासन के खिलाफ कुछ नहीं कर रहा। तो इस तरह से दोस्तों जो ड्रेमेन की जासूसी करने के लिए आया था वो मन ही मन ड्रेमेन को सपोर्ट करने लग जाता है, उसकी मदद करता है, उसकी शिकायत नहीं करता। और विजलर जो अपनी ड्यूटी का पक्का था दोस्तों, वो पहली बार ड्रेमेन को बचाने के लिए झूठी रिपोर्ट लिखता है और ड्रेमेन क्रिस्टा से भी छुपाकर ही अपना ये काम कर रहा होता है, क्योंकि स्टासी के लोग क्रिस्टा को धमकाकर सच उगलवा सकते थे ना, इसीलिए। तो जब भी क्रिस्टा घर से बाहर जाती है तभी ड्रेमेन अपना आर्टिकल टाइप करता है और फिर टाइपराइटर को फर्श के नीचे एक जगह पे छुपा देता है। लेकिन एक दिन की बात है, क्रिस्टा घर आती है और ड्रेमेन को टाइपराइटर छुपाते देख लेती है और वो जान जाती है कि ड्रेमेन प्रशासन के खिलाफ कुछ टाइप कर रहा है, लेकिन वो यहाँ पे ड्रेमेन से कुछ कहती नहीं, ना ही कुछ पूछती है। तो इस तरह छुप छुप कर टाइप करके ड्रेमेन आखिरकार अपना आर्टिकल पूरा कर लेता है, जिसमें उसने इस प्रशासन की काली करतूतों के बारे में पूरी तरह से पर्दाफाश किया होता है। इतना ही नहीं, उस आर्टिकल में स्टासी के ऑफिशियल्स और उन मिनिस्टर्स के नाम भी होते हैं जो मानव अधिकारों की परवाह न करते हुए लोगों की जानों के साथ खेल रहे होते हैं। और वेस्ट जर्मनी के उस न्यूज एडिटर की मदद से ड्रेमेन का ये आर्टिकल वेस्ट जर्मनी में पब्लिश हो जाता है। हर तरफ ये खबर फैल जाती है, जो कि जाहिर है स्टासी को पछता नहीं दोस्तों। एंटोन अपनी स्टासी टीम पर जोर डालता है कि वो उस टाइपराइटर का पता लगाएं जिस पर वो आर्टिकल टाइप किया गया था, और इस तरह मतलब अगर टाइपराइटर का पता चल गया तो राइटर का पता भी चल जाएगा, पूछताछ कर करके, और फिर इन लोगों का विचार है कि उसको कड़ी सजा देंगे। लेकिन क्योंकि ड्रेमेन ने ईस्ट जर्मनी में रजिस्टर्ड टाइपराइटर का इस्तेमाल नहीं किया था, तो स्टासी कभी पता ही नहीं लगा पाएगी कि ये काम ड्रेमेन ने किया, क्योंकि वो तो उसने वेस्ट से मंगाया था। लेकिन स्टासी टीम में एक इंटेलिजेंट आदमी होता है जो कि ड्रेमेन के नाटक लिखने का स्टाइल, उसके शब्द, इन सब को एनालिसिस करके बता देता है कि उस आर्टिकल का राइटिंग स्टाइल ड्रेमेन के नाटक के स्क्रिप्ट के साथ मैच खाता है, मतलब जरूर वो आर्टिकल ड्रेमेन ने लिखा होगा। ये बात वो एंटोन को बता देता है। तो अब इनको ड्रेमेन पे शक होता है, लेकिन जब तक वो टाइपराइटर नहीं मिल जाता इनके पास कोई ठोस सबूत तो है नहीं और वो ड्रेमेन को अरेस्ट भी नहीं कर पाएंगे। अब बस उस टाइपराइटर को ढूंढ निकालने के लिए वो फिर से क्रिस्टा को पकड़ लेते हैं और उसे डरा धमकाकर पूछते हैं कि क्या वो आर्टिकल ड्रेमेन ने लिखा, अगर लिखा है तो वो टाइपराइटर है कहाँ पे, अगर तुम नहीं बताओगी तो तुम्हारा करियर चौपट हो जाएगा, सड़कों पे आ जाओगी और ड्रेमेन को भी हम नहीं छोड़ेंगे फिर। लेकिन क्रिस्टा ड्रेमेन के साथ कभी भी धोखा नहीं करना चाह रही थी। वो कहती है कि सच में मैं कुछ नहीं जानती और ना ही मुझे पता है कि उसका टाइपराइटर कहाँ है। अब क्रिस्टा का मुंह खुलवाने के लिए एंटोन विजलर को बुला लेता है, क्योंकि विजलर इस काम में एक्सपर्ट है। इसी बीच स्टासी की टीम ड्रेमेन के घर की तलाशी लेती है, लेकिन उन्हें वो टाइपराइटर कहीं भी नहीं मिलता। और यहाँ विजलर क्रिस्टा को इंटेरोगेट करता है। वो तो सच जानता है ना, और वैसे क्रिस्टा को बचाना चाहता है, लेकिन फिर भी एंटोन का कहना उसे मानना पड़ेगा और इसीलिए वो शांति से कई सवाल पूछता है और आखिर क्रिस्टा को बताना पड़ जाता है कि ड्रेमेन ने अपना टाइपराइटर फर्श के नीचे एक जगह पे छुपाया हुआ है। सच जानकर एंटोन बड़ा खुश होता है और ब्रूनो भी एंटोन के काम से खुश होकर उसे और ऊंची पदवी दे देगा आगे। तो जाने से पहले वो क्रिस्टा को नशीला पदार्थ देकर कहता है कि तुमने हमारी मदद की, उसके लिए तुम्हारा इनाम। इसके बाद तो एंटोन अपने आदमियों को हुक्म देता है कि जल्द से जल्द विजलर को पकड़ो। उसने 24 घंटों उनकी बातें सुनी थी, तो उसे जरूर पता रहा होगा कि ये आर्टिकल ड्रेमेन ने लिखा है। उसने अपनी रिपोर्ट में ये बात छुपाई है, उसे मत छोड़ना। लेकिन तब तक विजलर वहां से निकल चुका होता है दोस्तों। तो अब ये लोग ड्रेमेन के घर से उस टाइपराइटर को बरामद करने जाते हैं, पर बेचारे नहीं जानते थे कि विजलर पहले से ड्रेमेन के घर पे जाकर उस टाइपराइटर को निकालकर कहीं और छुपा चुका है। एंटोन और उसकी टीम ड्रेमेन के घर पहुंच जाते हैं। ड्रेमेन पूछता है कि आप लोग यहाँ पे क्या कर रहे हैं, तो एंटोन कहता है कि हम जान चुके हैं कि वो आर्टिकल तुमने ही टाइप किया था और तुम्हारा वो स्पेशल टाइपराइटर बरामद करने हम आ गए हैं। कहकर वो ठीक उस जगह पे जाते हैं जहाँ ड्रेमेन ने टाइपराइटर को छुपा के रखा हुआ था। अब ड्रेमेन तो घबरा जाता है कि पकड़ा गया मैं। तब वो क्रिस्टा को एक नजर देखता है और समझ जाता है कि उसी ने इनको खबर दी होगी कि टाइपराइटर इसी जगह पे है। क्रिस्टा बहुत ही गिल्टी फील करती है दोस्तों कि उसने ड्रेमेन के साथ ऐसा विश्वासघात किया। वो अब ड्रेमेन को क्या मुंह दिखाएगी, इसी दुविधा में वो बाहर भाग जाती है और तेजी से आती हुई गाड़ी से टकरार होकर वहीं पे दम तोड़ देती है। बेचारा ड्रेमेन फूट फूट कर रो पड़ता है कि मैं तुम्हें कभी गलत नहीं समझूंगा क्रिस्टा, प्लीज मुझे छोड़कर मत जाओ, इस तरह की बातें कहता है। वो आंखें खोलो। क्रिस्टा के लिए ड्रेमेन का प्यार देखकर विजलर की आंखें नम हो जाती हैं और वो भी गिल्टी फील करता है कि मेरी वजह से इस प्यारे कपल की जिंदगियां बर्बाद हो गई। अब यहाँ से कट करके बर्लिन वॉल को गिरा देने के
2 साल के बाद दिखाते हैं कि ड्रेमैन के खिलाफ अब तक स्टासी को कोई सबूत नहीं मिला। इसी बीच ड्रेमैन के आर्टिकल के छपने से स्टासी के हायर ऑफिशियल्स और यहाँ तक कि कल्चर मिनिस्टर ब्रूनो को भी उसकी पदवी से हटा दिया जाता है। तो अब ब्रूनो एक मामूली नागरिक की हैसियत से जी रहा होता है। ऐसे में ड्रेमैन के एक नाटक के दौरान उसकी मुलाकात ब्रूनो से होती है और तब वो ब्रूनो से एक सवाल पूछता है कि मैं जानता हूँ कि जब आप मिनिस्टर थे तो आपके ऑर्डर से स्टासी ने कई लोगों पर नजर रखी थी, ढेरों लोगों की बातचीत तक सीक्रेट माइक के जरिए सुनी जा रही थी, तो आपने मुझ पर ऑडियो सर्विलेंस क्यों नहीं किया? क्योंकि अगर आपने ऐसा किया होता तो शायद जब मैं वो आर्टिकल टाइप कर रहा था तभी आपको पता चल गया होता और आपने तभी मुझे अरेस्ट कर लिया होता। आपने ऐसा क्यों नहीं किया? माइक वगैरह सेट क्यों नहीं कराए? तो ब्रूनो एकदम कैजुअली कहता है कि मेरा बस चले तो मैं अभी भी तुम पे ऑडियो सर्विलेंस कर देता, लेकिन मैं नहीं करूंगा क्योंकि अब क्रिस्टा जो नहीं रही उसी की खातिर तो मैं तुम्हारे घर में ऑडियो सर्विलेंस करवाया था। तो ड्रेमैन शॉक हो जाता है क्योंकि उसे तो अब पता चलता है कि उस पर भी नजर रखी जा रही थी, उसकी भी बातें सुनी जा रही थी और वो तुरंत वापस आकर अपने पूरे घर की तलाशी लेता है और तब जाकर उसे वो छुपे हुए माइक्स नजर आते हैं। अब उसकी समझ में ये नहीं आता कि अगर मेरी बातें स्टासी के किसी आदमी ने सुनी थी तो उसने मेरी शिकायत क्यों नहीं की। वो तुरंत स्टासी रिकॉर्ड्स एजेंसी में जाता है जहां स्टासी के द्वारा रिकॉर्ड किए गए सारे रिपोर्ट्स रखे होते हैं। ड्रेमैन के नाम की भी वहां पे फाइल होती है। फिर वो उस रिपोर्ट को पढ़ता है तो शॉक हो जाता है क्योंकि उसमें ड्रेमैन के आर्टिकल टाइप करने के बारे में कुछ नहीं लिखा होता। सिर्फ ये लिखा होता है कि घर में सिर्फ नॉर्मल बातें हो रही हैं और उसमें उस रिपोर्ट को लिखने वाले ऑफिसर का नाम नहीं होता दोस्तों, मतलब ऑफिसर की आइडेंटिटी कोड में होती है और उसके पास एक रेड फिंगरप्रिंट होता है। और यहाँ ड्रेमैन के सामने सच खुलता है कि वो ऑफिसर जो ड्रेमैन की जासूसी कर रहा था ये उस ऑफिसर का आइडेंटिटी कोड है। और क्योंकि ड्रेमैन के उस स्पेशल टाइपराइटर में सिर्फ रेड इंक रिबन था तो जरूर उस ऑफिसर ने ही ड्रेमैन को बचाने के लिए उस टाइपराइटर को कहीं और छुपा दिया था और उस टाइपराइटर को उठाते वक्त शायद उसके हाथ में रेड इंक लग गया था और उसी वजह से उस ऑफिसर का रेड फिंगरप्रिंट इस रिपोर्ट पे पड़ा हुआ है। समझ गए ना दोस्तों आप? और अब ये सारा सच जानकर ड्रेमैन उस आइडेंटिटी कोड वाले स्टासी ऑफिसर का पता लगा लेता है और उसके बारे में जानने की कोशिश करता है। तब पता चलता है वो ऑफिसर यानी कि विजलर है जो अब एक साधारण मेलमैन की हैसियत से काम कर रहा है। अब मतलब उसका स्टासी से कोई लेना देना नहीं है। ड्रेमैन उसको थैंक यू करना चाहता है लेकिन जब तक ये दोनों एक दूसरे के लिए अजनबी हैं तब तक सेफ है, क्योंकि अगर अब सच खुलेगा तो विजलर को भी खतरा होगा क्योंकि उसने अपनी ड्यूटी ठीक से नहीं की और ड्रेमैन की जान को भी खतरा हो सकता है। इसलिए ड्रेमैन उससे नहीं मिलता लेकिन मन ही मन उसका शुक्रिया अदा जरूर करता है। 2 साल के बाद दिखाते हैं कि विजलर एक बुक स्टोर के पास से गुजरता है जहां ड्रेमैन के एक नए बुक का प्रमोशनल पोस्टर लगा हुआ है। विजलर उस स्टोर में जाकर उस बुक को खोलकर देखता है। बुक का नाम होता है सोनाटा फॉर अ गुड मैन और उसने बुक डेडिकेट किया था स्टासी एजेंट HGWXX/7 को, जो कई साल पहले ड्रेमैन की जासूसी करने आया था लेकिन आखिर उसने ड्रेमैन की मदद की और ये बुक उसी की कहानी की कि एक स्टासी एजेंट होने के बावजूद उसने इंसानियत के नाते ड्रेमैन को किस तरह से प्रशासन के जुल्म से बचाया और उस आर्टिकल को पब्लिश करने में उसकी मदद की। और इसी के साथ दोस्तों कहानी यहाँ पे खत्म हो जाती है। बाकी अगर आपको अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। ध्यान रखेगा अपना एंड फाइनली थैंक्स फॉर वॉचिंग।